हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो टॉपिक है ये हम लोगों का प्राचीन भारत का इतिहास। देखिए यहाँ पे जो है हम लोग वन लाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे, जो कि अभी तक आपका जो भी एग्ज़ाम होता है ना, उसमें से ये यहाँ से जो है बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और डियर, इस मैराथन क्लास में हम लोग जो है प्राचीन भारत का इतिहास को अधिकतर कंप्लीट कर लेंगे। और एटलीस्ट 2 क्लास में प्राचीन भारत का इतिहास से जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, उस सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं डियर आज का क्लास। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पाषाण युगीन के एकदम ये बेसिक से है, ठीक है, एकदम जीरो लेवल से, जहाँ से आपका प्राचीन भारत इतिहास जो है आपका स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो वहाँ से जो है हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला देखिए पॉइंट जो है आपका कि संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को 3 चरणों में विभाजित किया है। एक है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, इतिहास के आरंभिक काल को, जो आरंभिक काल होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पुरापाषाण काल कहते हैं। उसके बाद का जो काल है उसको हम लोग मध्य पाषाण कहते हैं। फिर उसको हम लोग उसके बाद जो है काल, उसको हम लोग नवपाषाण काल कहते हैं। ठीक है, पुरापाषाण काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए जाते थे। देखिए, पूछा जाता है कि ऐसा औजार पाया जाता था, तो पत्थर के औजार पाया जाता था। लघु पाषाण पत्थर के औजार होते थे। लघु पाषाण जो है ये आपका पत्थर के औजार होते थे। देखिए, पुरालेख शास्त्र शिलालेख का अध्ययन है। नेक्स्ट है आपका ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की म्यूलोलॉजी के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा, म्यूलोलॉजी मतलब क्या होता है, जो ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण किया जाता है, तो उस विज्ञान को हम लोग म्यूरोलॉजी के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर के ब्रुज होम से गत निवास के प्रमाण मिले। किसका, तो गत निवास के आपका प्रमाण मिले हैं। देखिए, मेहरगढ़ नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है। किसका, नवपाषाण युग का। ठीक है, भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित है। ये पूछा जाता है कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका के रॉक सेल्टर्स विंध्य रेंज की तलहटी में स्थित है। कहाँ है, तो विंध्य रेंज की तलहटी में स्थित है। नेक्स्ट है भीमबेटका की गुफाएं एवं ऐतिहासिक गुफा चित्रों तथा भित्ति चित्रों का बेहतरीन उदाहरण है। ठीक है ना। या नेक्स्ट है आपका कि भीमबेटका की गुफा शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए, शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए, नेक्स्ट है आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो है सर्वप्रथम किसने की है, दयाराम साहनी ने की है। यहाँ से क्वेश्चन रहता है कि किसने की है, तो सबसे पहले दयाराम साहनी ने की है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता कास युगीन सभ्यता थी। देखिए, यहाँ से पूछा जाता है ये किस युगीन था, मतलब कौन सा युगीन की सभ्यता थी। तो यहाँ पे जैसे लोहा वोहा दे दिया जाएगा, तो याद रखिएगा सिंधु घाटी समय लोहा नहीं आया था, उस समय कांस्य से आया था, तो ये आपका कांस्य युगीन सभ्यता थी। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा। देखिए, सिंधु घाटी में जो उत्तर सीमा जो है ये मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में है। जो दक्षिण सीमा जो है वो आपका देमाबाद है, जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, और पूर्वी सीमा जो है ये आपका आलमगीर है। पूर्वी सीमा आलमगीर, जो कि आपको उत्तर प्रदेश में है। और ये पश्चिमी सीमा जो है ये आपका सुतांग कोंगडोर है, जो कि आपका बालूचिस्तान में है। ठीक है, तो हड़प्पाई स्थल लोथल बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, लोथल जो है किस लिए प्रसिद्ध है, यहाँ से पूछा जाता है लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है, बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। ये किस नदी कहाँ स्थित है, तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस कर चुके थे ये कि कांस युगीन है, तो यहाँ पे लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। नेक्स्ट है हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित था, और इसकी खोज जो है 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। देखिए, यहाँ पे हड़प्पा जो है, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, इसमें ये जो हड़प्पा वर्ड है ना, इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग कभी कभी इसको हड़प्पा, ये जो है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का ये एक जगह है, एक स्थल है जिसका नाम है हड़प्पा। और सबसे पहले जो है आपका हड़प्पा का ही मतलब कि खोज किया गया था, जो कि 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, जो कि आपकी रावी नदी के किनारे स्थित है। अगर पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले कौन सी जगह का जो है आपका खोज की गई थी, तो वो आपका हड़प्पा है। ठीक है, तो आप लोग कन्फ्यूज़ मत होइएगा। हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा जो है हड़प्पा सभ्यता का एक जगह का नाम है, जो कि सबसे पहले खोज किया गया था, जो कि आपको 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है ये पहला मतलब इसी की खोज हुई थी। नेक्स्ट है आपका सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण स्थल रोपड़ जो है ये आपका सतलज नदी के किनारे स्थित था।
नेक्स्ट है आपका सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है ये आपको भाव चित्रात्मक थी, जिसे अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। मतलब इसकी जो लिपि है ना सिंधु घाटी सभ्यता का, इस पर अभी भी जो है मतलब कि काम चल रहा है, यानी अभी भी इसमें मतलब कि क्या बोल रहे कि इसको पढ़ने की कोशिश किया जा रहा है, तो अभी तक इसको पढ़ा नहीं गया है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे थे, तो शहरी थे। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल जो है ये आपका धोलावीरा है। फिर गुजरात है, गुजरात कच्छ के रण में स्थित है और यहाँ से उन्नत जल प्रबंध के प्रमाण जो है प्राप्त हुए हैं, जल मिला है यहाँ से। नेक्स्ट है आपका मोहनजोदड़ो को सिंध का मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। तो जल्दी बताइए कि मोहनजोदड़ो को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो सिंध का मरुस्थल के रूप में जो है जानते हैं। देखिए धोलावीरा जो है ना ये कहाँ है, तो ये आपका लूनी नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा धोलावीरा जो है लूनी नदी के किनारे जो है स्थित है। नेक्स्ट है सिंधु की घाटी की सभ्यता के लोग जो है किसकी पूजा करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो ये आपका पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग जो है पशुपति की पूजा करते थे। देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन आता है ग्रेट बाथ, ठीक है, जिसको हम लोग विशाल स्नान घर कहते हैं। तो ये जो ग्रेट बाथ है ना ये कहाँ से मिला है, तो ये आपका मोहनजोदड़ो से मिला है। अब देखिए मैं आपको पहले बता दे रही हूँ, जैसे कि यहाँ पे विशाल स्थान गार जिसको हम लोग ग्रेट बाथ कहते हैं, ये तो मोहनजोदड़ो से मिला है, ये पॉइंट हम लोग को क्लियर है। लेकिन यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से मोहनजोदड़ो से बनता है, ठीक है। जैसे कि आप सीटेट में देखे होंगे कि इस पॉइंट से बहुत सारा इस टॉपिक से बहुत सारा क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा। तो अभी जो है आपका सिलेबस जो है हम लोग का जेटेट का वो सीटेट के ही सिलेबस है 6 to 8 का, लेकिन उसका लेवल जो है क्लास 10th या 12th तक का रहेगा। तो हमें सिलेबस को मतलब जो है उसको कंप्लीट करना है 6 to 8 का। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को 6 to 8 की जो NCERT है ना उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और हम लोग एक एक चैप्टर को कर रहे हैं और साथ में उसका MCQ भी किए हैं। तो वहाँ पे विशाल स्नानगढ़ के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। सेकेंड जो आपका पहला चैप्टर है, ठीक है ना, उसमें हम लोग इसको डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट है सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति थी, याद रखिएगा। और कांस्य से निर्मित ये मूर्ति जो है कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की शहरों की गलियाँ चौड़ी और सीधी होती थी। देखिए ये जैसे यहाँ पूछा गया, उसी तरह मोहनजोदड़ो में जो आपका ग्रेट बात पूछा गया था ना, तो उसकी भी कैरेक्टर के बारे में पूछा गया था। जैसे कि वहाँ ग्रेट बात में उतरने के लिए क्या चारों तरफ से सीढ़ी थी या दो तरफ से सीढ़ी थी, तो दो तरफ से सीढ़ी थी, ठीक है। तो इस तरीके से, और जैसे कि यहाँ पे कुएं में इससे पानी भरा जाता था किसी विशेष समय पे और फिर उसको खाली कर दिया जाता था, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे वहाँ पे हमें देखने को मिला है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के शहर की जो गलियाँ थी ना ये आपकी चौड़ी और सीधी थी। नेक्स्ट है सड़कें पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता जो है नगर नियोजन को माना जाता है। तो किसको माना जाता है, तो नगर नियोजन को जो है माना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। याद ये यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो ये आपका सिंधु नदी के किनारे जो है अवस्थित है, याद रखिएगा मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है आपका कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम जो है इसको हम लोग मृतिको का टीला कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि मृतिको का टीला किसको कहते हैं, तो मोहनजोदड़ो को कहते हैं। इसकी खोज 1922 में हुआ था, यानी पहले आपका हड़प्पा का हुआ था, फिर मोहनजोदड़ो का हुआ था 1922 में, जो कि राखाल दास बनर्जी ने किया था। किसने किया था, राखाल दास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो का अन्नागार जिसको हम लोग ग्रेट ग्रेनरी कहते हैं, ये सबसे बड़ा भवन था। कालीबंगा से मिट्टी के पात्र प्राप्त हुए, मिट्टी के बर्तन जो है ये हम लोगों को कालीबंगा से मिला है। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता एक व्यापारिक एवं एक नगरीय सभ्यता थी और इसकी अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी, यानी व्यापार थी। सबसे ज़्यादा यहाँ पे लोग क्या करते थे, व्यापार करते थे। नेक्स्ट है सिंधु घाटी से संबंधित पूरा स्थल सौतगुई एवं मुंडीगाग अफगानिस्तान में स्थित है। से संबंधित पूरा स्थल जो है कहाँ स्थित है, तो ये आपका अफगानिस्तान में है, सौतगुई और मुंडीगाग यहाँ आपका स्थित है। नेक्स्ट है देखिए वैदिक लोगों द्वारा तांबे का प्रयोग जो है
सबसे पहले किया गया था। तो तांबे का प्रयोग जो है सबसे पहले किसने किया था, तो वैदिक लोगों ने किए थे। नेक्स्ट है मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम जो योग का प्रयोग सबसे पहले इसी समय किया गया था, जो ठीक है, इसका पहला प्रयोग जो है सबसे पहले इसी समय किया गया था। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन जो था ये दूध और उसके उत्पाद थे। नेक्स्ट है वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन, जैसे ऋग्वैदिक काल में अरण्यानी वन को देवी वन की देवी थी। तो वन की देवी ऋग्वैदिक काल में किसको कहते थे, तो अरण्यानी को कहते थे। और इस काल में इंद्र और अग्नि महत्वपूर्ण देवता के रूप में प्रसिद्ध थे। तो याद रखिएगा इंद्र और अग्नि। देखिए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को हम लोग क्या कहते हैं, वेदेत्री कहते हैं। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को हम लोग क्या कहते हैं, वेदेत्री कहते हैं। नेक्स्ट है जबालोपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है, जिसमें ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है और संन्यास है। नेक्स्ट है आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। नेक्स्ट है ऋग्वेद में काय की काफ़ी चर्चा हुई थी। क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद में कौन से पशुओं की चर्चा की गई थी, कहीं गाय देता है, कहीं बैल देता है। ठीक है, तो याद रखिएगा गाय की चर्चा की गई थी, बैल की चर्चा नहीं किया गया था। ठीक है, और यहाँ पे जो अधिकांश युद्ध जो होता था ना लोगों के बीच में, वो गाय के लिए होता था। नेक्स्ट है ऐत्रीय ब्राह्मण में राज्य अभिषेक समारोह का विवरण मिलता है। नेक्स्ट है वैदिक युग में राजा द्वारा जनता से वसूले गए कर बलि कहलाता है। मतलब राजा से जो कर वसूला जाता था, राजा द्वारा जो जनता से कर वसूला जाता था उसको हम लोग क्या कहते हैं, बलि कहते हैं। तो बलि याद रखिएगा, जैसे कि आपका मुगल काल में कुछ और कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वैदिक युग में जो है, जो राजा द्वारा जो जनता से जो कर वसूला करता था उसको हम लोग बलि कहते हैं, मतलब यानी बलि कहलाता था। देखिए याज्ञवल्क्य को गार्गी द्वारा चुनौती दी गई थी, और याज्ञवल्क्य और गार्गी का जो संवाद है ना, ये कहाँ हमें देखने को मिलता है, इसका वर्णन जो है हम लोग को दार्ण्यकोपनिषद में मिलता है। दार्ण्यकोपनिषद में मिलता है, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है दसराज युद्ध परुष्णी रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें सूरदास विजय हुए थे। कौन विजय हुए थे, सूरदास विजय हुए थे। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर उल्लेखित सत्यमेव जयते शब्द जो है ये आपको मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये क्वेश्चन आता है आपका कि सत्यमेव जयते जो है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका मुंडकोपनिषद से जो है लिया गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है वेदांगों के संदर्भ में कल्प्य शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है। ये जो कल्प शब्द जो है किसको दर्शाता है, तो अनुष्ठान को दर्शाता है। इसमें कर्मकांड अनुष्ठान का वर्णन है। देखिए इंद्र जो है ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। याद रखिएगा कि ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे, तो ये आपका ऋग्वेद थे। नेक्स्ट है उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। और नेक्स्ट है श्रीमद् भगवद गीता जो है ये महाभारत का भाग है। नेक्स्ट है आपका सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। याद रखिएगा सामवेद को यानी सामवेद का आपका संबंध किससे, तो संगीत किससे है, तो इसको भारतीय संगीत का जो आदि ग्रंथ जो है आपको किसको कहा जाता है, तो सामवेद को कहा जाता है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में वैदिक युग की प्राचीनतम संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, और ये मानव जाति की सबसे पुराना साहित्यिक विरासत है। याद रखिएगा मानव जाति की सबसे पुराना साहित्यिक विरासत है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में जन शब्द का प्रयोग जो है 275 बार किया गया है, और विश्व शब्द का जो प्रयोग है 170 बार किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा कि ऋग्वेद में जन शब्द का प्रयोग जो है ये आपका 275 बार किया गया है, और विश्व शब्द का जो प्रयोग जो है 170 बार हुआ है। देखिए ऋग्वेद जो है चारों वेदों में सबसे पुराना वेद है। क्वेश्चन आता है सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ये आपका ऋग्वेद है। नेक्स्ट है यजुर्वेद को जो है ना हम लोग गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, और ये आपका धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है। तो यजुर्वेद किससे संबंध है, धार्मिक अनुष्ठान से। सामवेद किससे संबंधित था, तो संगीत से था। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में लोगों को 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद जो है ये हम लोगों को कठोपनिषद में उल्लेखित है।
वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ये जितने भी है ना, ये आपका संस्कृत भाषा में लिखा गया है। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ज्ञान होता है। वेद मतलब क्या होता है? ज्ञान होता है। नेक्स्ट है, आर्यों को एक जाति कहने वाला कहने वाला पहला यूरोपियन मैक्स म्यूलर था। याद रखिएगा कि आर्यों को एक जाति किसने कहा था? तो यहाँ पर यूरोपियन मैक्स म्यूलर ने कहा था। नेक्स्ट है, सप्त सदैव प्रदेश आयन की प्राचीनतम बस्ती है। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र रचयिता विश्वामित्र ऋग्वेद से लिया गया है। ये जो गायत्री मंत्र है ये कहाँ से लिया गया है? ये क्वेश्चन आता है तो याद रखिएगा ये आपका ऋग्वेद से लिया गया है। इसके रचयिता कौन है? तो ये इसके रचयिता विश्वामित्र थे। नेक्स्ट है, सभा, समिति, गण और विधत में समिति जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी। ठीक है, यहाँ पे देखिए वेदों की कुल संख्या जो है 4 है। अभी हम लोग डिस्कस किए थे क्या क्या है। तो आपका ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है तथा अर्थवेद है। ठीक है, ये 4 जो है वेदों की संख्या है। सबसे पुराना जो है ये आपका यजुर्वेद है, ऋग्वेद है। सामवेद का संबंध जो है संस्कृत से है। यजुर्वेद का संबंध किससे था? तो अनुष्ठान से था। अर्थवेद जो जादू टोना होता था उससे था। ठीक है, नेक्स्ट है, जादू टोना जो होता है ना उसका संबंध जो है अर्थवेद से होता है। देखिए ऋग्वेद में जो है कितना मंडल, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। याद कर लीजिएगा कि ऋग्वेद में जो है 10 मंडल है, 128 सूक्त है और 10,580 मंत्र हैं। ठीक है, याद रखिएगा 10,580 मंत्र हैं। इस सभ्यता का जो काल है ना ये 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व को माना जाता है। तो ऋग्वेद से रिलेटेड इतना जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे हम लोग सारे चीज़ डिस्कस कर लिए हैं। जैसे कि यहाँ से ये क्वेश्चन आता है कि सबसे पवित्र नदी जो है ऋग्वेद में किसको माना जाता है? तो यहाँ पर सरस्वती को माना जाता है। ठीक है, ऋग्वेद में सबसे बाद का जो मंडल था ना ये आपका 10वां मंडल था। और ऋग्वेद में जो है सबसे ज़्यादा जो है उल्लेखित नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी है। याद रखिएगा सिंधु नदी उल्लेखित नदी है सबसे ज़्यादा। और जैसे ऋग्वेद में ना गंगा को 1 बार, यमुना को 3 बार उल्लेख किया गया है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद में गंगा को कितना बार उल्लेख हुआ है और यमुना का उल्लेख कितनी बार हुआ है। ठीक है, तो गंगा का उल्लेख जो है 1 बार किया गया है और यमुना का जो है 3 बार किया गया है। नेक्स्ट है अर्थवेद जो है ना, जैसे कि ये हम लोग देख चुके हैं कि ये तंत्र मंत्र जादू टोना वाला वेद है। यानी अर्थवेद का संबंध जो है तंत्र मंत्र से है। अर्थवेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता है। तो याद रखिएगा सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां जो है अर्थवेद में कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल की अवधि जो है 1000 से लेकर 600 पूर्व ईसा पूर्व माना जाता है उत्तर वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन है? ये आपका प्रजापति है। नेक्स्ट है महाभारत के रचयिता जिसको वेद व्यास है, इसका वास्तविक नाम जो है द्रव्यायन है। ठीक है, नेक्स्ट है महाभारत को जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। तो जय संहिता जो है ये महाभारत को हम लोग जय संहिता के नाम से भी जानते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है ऋषभ देव। देखिए ऋषभ देव बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जैन धर्म के जो है प्रवर्तक है, संस्थापक है, प्रथम तीर्थंकर माना जाता है। तो इसके प्रवर्तक और संस्थापक जो है और प्रथम तीर्थंकर किसको मानते हैं? तो ये ऋषभ देव को मानते हैं। और ऋषभ देव का संबंध किससे? जैन धर्म से है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि महावीर को जैन धर्म का, देखिए यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम लोग वास्तविक संस्थापक देखें तो महावीर को ही हम लोग जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। और ऋषभ देव जो थे ये प्रथम तीर्थंकर माना जाता है, संस्थापक और प्रवर्तक माना जाता है। लेकिन वास्तविक संस्थापक जो है ना ये आपको हम लोग महावीर को मानते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो है आपका महावीर से रिलेटेड पॉइंट आएगा जो कि आपकी और यहाँ पे महावीर से रिलेटेड जो भी एग्जाम में देखने को मिलता है सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि महावीर का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडाग्राम में हुआ था। तो डियर आपको हम थोड़ा सा एक बात बताना चाहते हैं कि अभी तक आपने जो भी डिस्कस किए होंगे, ठीक है ना, अभी तक हम लोग जो भी डिस्कस किए होंगे, तो अगर आप कहीं से MCQ का क्वेश्चन करते होंगे तो देखिएगा अधिक ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा, जो कि आगे हम लोग और भी करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जैसे कि महावीर का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। और महावीर के पिता का नाम क्या है? सिद्धार्थ। ठीक है,
था मतलब पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला है और पति का नाम यशोदा है। याद रखिएगा। इसकी पुत्री का नाम जो है प्रियदर्शनी है, माता का और दामाद का नाम जमाली है। देखिए ये जमाली जो है ना, ये महावीर का प्रथम अनुयायी है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि महावीर का प्रथम अनुयायी कौन थे, तो इसी के मतलब दामाद है जमाली। महावीर के बचपन का नाम क्या था, तो वर्धमान था, याद रखिएगा। और ये जो है क्षत्रिय वर्ण के घातुक कुल के थे, ये भी याद रखिएगा। ये 30 वर्ष की अवस्था में जो है अपना घर त्याग दिए थे और सन्यासी बन गए थे। और 42 वर्ष की अवस्था में जो है इसको रिजु पालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे कैवल्य ज्ञान की प्राप्त हुई थी। यहाँ ये पॉइंट याद रखिएगा, रिजु पालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे जो है केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। देखिए जैन धर्म के पंच महाव्रतों में पांचवा महाव्रत जो है ये आपको ब्रह्मचर्य है, जो कि महावीर द्वारा जोड़ा गया था। किसने जोड़ा था, महावीर ने जोड़ा था। अब नेक्स्ट जो है ये हम लोग का जैन साहित्य को है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है और जैन दर्शन जैन दर्शन के अनुसार जो है जैन शब्द का अर्थ क्या होता है, तो विजेता होता है। ठीक है। जैन जो है तथ्य ज्ञान सिखाने के लिए महावीर ने संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा की थी। देखिए ये जो है संपूर्ण दक्षिण एशिया की जो है यात्रा किए थे कौन, महावीर। किस लिए, तत्व ज्ञान बांटने के लिए। नेक्स्ट है अनुव्रत शब्द का संबंध जो है किससे, तो जैन धर्म से है। नेक्स्ट है शैयादवाद जैन धर्म का मूल आधार है। किसका है, तो शैयादवाद जो है जैन धर्म का मूल आधार है। नेक्स्ट है अहिंसा को जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत माना जाता है। नेक्स्ट है महावीर ने प्राकृत भाषा में अपनी शिक्षा दी। महावीर ने किस भाषा में अपनी शिक्षा दी है, तो प्राकृत भाषा में अपनी शिक्षा दी है। नेक्स्ट है प्रथम जो है जैन महासभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रथम जैन महासभा का आयोजन जो है पाटलिपुत्र में हुआ था। याद रखिएगा कि जैन महासभा का आयोजन जो है कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। नेक्स्ट है द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था, वल्लभी गुजरात में हुआ था। देखिए द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था, वल्लभी गुजरात में हुआ था। तीर्थंकर एवं कैवल्य शब्द का संबंध किससे, तो जैन धर्म से है। नेक्स्ट है जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से अंग शब्द का प्रयोग किया गया है। याद रखिएगा किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो अंग शब्द का जो है प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर, जिसको जैन मंदिर कहते हैं, कहाँ है, तो ये आपका राजस्थान में स्थित है। ठीक है। और दक्षिण भारत का जो प्रसिद्ध जैन स्थल जो है कहाँ है, श्रवण बेलगोला है। ठीक है। का प्रसिद्ध जैन स्थल क्या है, श्रवण बेलगोला है। नेक्स्ट है महावीर स्वामी का निवारण इतना ही शाहपुर में 72 वर्ष की उम्र में वर्तमान राजगीर के समीप पावापुरी में हुआ था। ठीक है। याद रखिएगा कहाँ हुआ था, तो पावापुरी में हुआ था, राजगीर के समीप। नेक्स्ट है महावीर स्वामी का निवारण मल्ल राजा स्वस्तिपाल के राजप्रसाद में हुआ था। देखिए जैन धर्म का जो त्रिरत्न है इसको हम लोग क्या कहते हैं, सम्यक दर्शन कहते हैं, सम्यक ज्ञान कहते हैं, सम्यक आचरण कहते हैं। ठीक है। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण जो है चंदल शासकों द्वारा किया गया था। याद रखिएगा। मयोत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था और मथुरा कला का संबंध जो है जैन धर्म से है। नेक्स्ट है कलिंग, नरेश, खारवेल, उदयंत, चंदक शासक, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष जैन धर्म मानने वाले प्रमुख शासक थे। नेक्स्ट है जैन धर्म को दो भागों में बांटा गया है, एक श्वेतांबर जिसको स्थूलबाहु कहते हैं, दिगंबर जो भद्रबाहु कहते हैं। तो दो भागों में श्वेतांबर मतलब सादा, ये सादा कपड़े पहनते थे, और दिगंबर मतलब भद्रबाहु में विभक्ता थी, मतलब ये लोग जो नग्न अवस्था में रहते थे, तभी भी आप देखे होंगे। तो ये दो भागों में है, श्वेतांबर और दिगंबर में। कर्नाटक के जैन मठ जो है बस्ती कहलाते थे, और भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में जैन तीर्थंकरों की जीवनी की व्याख्या की गई है। याद रखिएगा कल्पसूत्र में तीर्थंकरों की जीवनी की व्याख्या की गई है। देखिए जो जैन तीर्थंकर थे ना, और उसके प्रतीक चिन्ह जैसे कि ऋषभ देव जो थे, उसका चार जो है ये आकर चिन्ह है। आदिनाथ का हाथी है, नेमिनाथ का शंख है, पार्श्वनाथ का सर्प है, और महावीर स्वामी का सिंह है। तो इनका जो चिन्ह है ना, ये याद रखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है ये हम लोग का बौद्ध धर्म से आता है। तो अभी तक हम लोग जितने भी जैन धर्म से रिलेटेड हर वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किए गए जो कि हमारे कंपटीशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट का जो टॉपिक है अब यहाँ से हम लोग का बौद्ध धर्म से रिलेटेड आएगा, सारे इम्पॉर्टेंट टर्म्स। तो डियर हम आज का क्लास यहीं पे रखते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं ना, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।